वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ये क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा जाता है। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा वास्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन आते हैं, बहुत सारा ड्रग आता है, बट ये मेरा प्रॉमिस है कि हम लोग इस जिस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे उसमें कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, मैंने 10 ईयर PYQ एनालिसिस किया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाहे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों को मिलाकर भी देखे तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए देखते हैं लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम लोग पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है जनरल प्रिंसिपल फॉर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल। ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? तो एंटी माइक्रोबियल का मतलब है ऐसा एजेंट, एनी एजेंट दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो लोग थर्ड सेम का माइक्रोबायोलॉजी नहीं देखे हो, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। हमने थर्ड सेम का चाहे माइक्रोबायोलॉजी, एडल्ट हेल्थ, नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल सब बहुत अच्छे से डिस्कस किए। तो जो लोग का एग्जाम नहीं हुआ है आप जाके देख सकते हो, अलग प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। एंटी माइक्रोबियल का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हमें क्लासिफिकेशन देखना होगा बेसिक क्लियर करने के लिए। सो क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि एंटी माइक्रोबियल जो है वो कैसे ग्रोथ एंड इसको मतलब ग्रोथ को कैसे रोक रहा है, किल कैसे कर रहा है। तो किल करने के लिए उस पर सीधा वार करना होगा। सो वही कहाँ पे काम कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो पहला तो है कि जैसे हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख के आए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो कौन सा ये एजेंट कहाँ पे काम कर रहा है। पहला जो है वो सेल वाल को सिंथेसिस को ही ना होने दे, जिसके वजह से भी इसकी ग्रोथ रुकेगी, ये मरेगा। इसके अंदर पहला ही है बीटा लैक्टम, और यही रीज़न है कि मुझे इतना सारा बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जब पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन देखोगे उसके अंदर बीटा लैक्टम पाया जाता है। और ये जैसा कि हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर सेल वाल उससे बना होता है, उसके सिंथेसिस को ही ये रोक देता है। तो इसीलिए जिनको लग रहा है कि ये क्या मतलब टाइम पास हो रही, नहीं, आगे समझने में ये बहुत ईजी करवा देगा। जब तक आप इसमें चीज़ें लिंक करके नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर हार्ड ही लगता रहेगा। सो हम लोग ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। सो इसके अंदर ये सारा है। कई एजेंट जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। इसके अंदर का आप देख लेना, ये लिख इसलिए मैं दी हूँ या फिर नोट्स में इसलिए इंक्लूडेड की हूँ ताकि ये सब ड्रग आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली फर्स्ट चैप्टर से ही जानते रहोगे तो आप मतलब रिलेट कर लोगे और आसानी से समझ में आएगी। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो DNA गायरेज को डिक्रीज करते हैं। ये करता क्या है, DNA को खोलने, वो जो कॉइल रहते हैं उसको खोलने में काम करता है। तो बहुत सुपर कॉइल हो जाएगा तो ऐसे भी बैक्टीरिया का फिर ये ग्रोथ रुकेगा या मरेगी, जिसके अंदर फ्लोरोक्विनोल्स आता है। इसके बारे में भी देखेंगे और डिटेल में भी अभी जानेंगे बहुत अच्छे से। अगर इसमें प्रॉब्लम है, अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जेनेटिक में भी आप यही पढ़ोगे, सो वहाँ भी क्लियर होगा। बेसिक के लिए अभी आप देख लो और ज़्यादा जोर वोर मत देना, बस हम लोग देख रहे हैं अभी, आप समझो, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, बस समझो अभी आप। डिक्रीज DNA फंक्शन, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि DNA के फंक्शन को ही डिक्रीज कर देते हैं, जिसके अंदर रिफाम्पिसिन जो कि एंटी ट्यूबरकल ड्रग है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करेगा, जिसके अंदर सल्फोनामाइड। अभी ये हमें देखना, मतलब आगे हम लोग देखेंगे, हमारे ये हमेशा एग्जाम में भी पूछता है। नेक्स्ट है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जानते हो कि ये राइबोसोम 30S और 50S ये पाया जाता है, जो भी प्रोकैरियोटिक है, इसी के अंदर बैक्टीरिया आता है। माइक्रो में हम लोग बहुत अच्छे से देख के आए हैं। सो 30S को कौन सा रोक रहा है, 50S को कौन सा रोक रहा है, और ये भी जब हम लोग ड्रग देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो आपको फिर से आएगा, मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही जान लो। आज ये रिलेट करने के लिए ये काफ़ी है कि सिफेलो और पेनिसिलिन दोनों जो है वो बीटा लैक्टम और इसके बैक्टीरिया के सेल वाल सिंथेसिस को अब ब्रीफ नॉलेज ही हम लोग देखेंगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बारे में। हालांकि ये तो हमारे सिलेबस में भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या, तो वहाँ भी देखेंगे, बट बता देती हूँ क्योंकि जब पेनिसिलिन में देखोगे तो ड्रग के बारे में रहेगा कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रॉड नाम से ही समझ में आ रहा है जो सारी चीज़ों को इंक्लूड करे। तो ऐसा एजेंट, ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करे, माइक्रोब्स पे काम करे। जैसे कि बैक्टीरिया में हम लोग देखे थे ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम निगेटिव होता है, बैसिलाई, ये सब कोकाई, मतलब इसके अंदर जो ड्रग आएंगे, मतलब जो ड्रग को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाए कि हाँ ये ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स को ये
किल करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम वाले वही बहुत मतलब जैसे कि पेनिसिलिन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उसी को मारता है। सो ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखें। अब फाइनली हम लोग देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। मीन्स कि एंटीमाइक्रोबियल यूज करने से पहले हम लोग नॉलेज ही देखें कि एंटीमाइक्रोबियल है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। अब और कौन कौन सी बातें आपको पता होना चाहिए जब आप एंटीमाइक्रोबियल को सेलेक्ट करोगे किसी भी डिजीज कंडीशन को रोकने के लिए। किसी भी डिजीज कंडीशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली, किसके वजह से जो होता है, मतलब ये किसके वजह से देखने को मिलता है, यही माइक्रोब्स के वजह से। तो इसको ठीक करने के लिए इस माइक्रोब्स को मारना होगा। अब मारने के लिए हम लोगों को एंटी माइक्रोबियल का इसको चूज करना होगा। तो ये कैसे आप इसको एंटी माइक्रोबियल को वही को सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या आपको बातें पता होनी चाहिए, यही प्रिंसिपल में है। तो जब भी आप एंटी माइक्रोबियल लोगे तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसकी सेंसिटिविटी कैसा है। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अचीव कल्चर, ग्राम स्टेनिंग एंड अदर माइक्रोबियल टेस्ट। सबसे पहले आप माइक्रोब्स को पता करोगे। लाइक आपके पास टाइफॉइड का पेशेंट आया, तो टाइफॉइड अब कोई भी ड्रग दे दोगे तो कैसे ये काम करेगा, अब जानना होगा कि किसके वजह से। कैसे आप देख के तो ही नहीं बता देते हो कि इस पर्सन को टाइफॉइड, इसका तो सिंपल सा सिम्टम आता है कि बहुत ज़्यादा फीवर आ रही है, हेडक हो रहा है। तो जानना हो कि टाइफॉइड ही है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं, लाइक विडाल टेस्ट हो गया, या फिर हम लोग देखे थे कि कल्चर के थ्रू हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जान रहे थे, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू जानना जा रहा था। तो ये चैप्टर अब बहुत लोगों को आप रिलेट कर पा रहे होगे जो लोग पढ़ के आए हो। ये माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड और थर्ड से बहुत मिलता जुलता है, और अगर आपका वो क्लियर है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और जिन लोगों का क्लियर नहीं है, मैं बता दूं कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो उन्हीं लोगों का क्लियर नहीं होगा जिनका थर्ड सेम का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। सो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप माइक्रोबायोलॉजी का 2 और 3 चैप्टर एटलीस्ट देख लो। बड़ा है बट आप ही को पढ़ना है, इसका तो 4 सेम में एग्जाम होगा, और जो लोग देख के उनका तो समझ में आ ही रहा है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, प्लेलिस्ट अलग मैं डाल दूंगी, जिनको देखना आप देख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना होगा। सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब क्या है, इंश्योर दैट चोजन एंटीमाइक्रोबियल विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजन। अब ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि हाँ टाइफॉइड है। अब जो आप चूज करोगे, जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दोगे इसकी बैक्टीरिया को मारने के लिए, अब उसका सेंसिटिविटी पहले चेक किया जाता है ताकि ये इससे सेंसिटिव है कि नहीं। अब सेंसिटिविटी क्यों देखा जाएगा, याद करो हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ के आए, जिसमें कि क्या पढ़ा था, बहुत सारे एजेंट जो है वो रेजिस्टेंस होते हैं। आप जो दे रहे हो एंटीमाइक्रोबियल, उससे वो मानेगा ही नहीं, उसकी ग्रोथ ना तो ग्रोथ रुकेगी ना वो किल होगा। तो आप जिनको ट्रीट करने के लिए दे रहे हो, अगर वो बैक्टीरिया पे जाके काम ही नहीं कर रहा है, वो माइक्रोब्स पे जाके काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे ठीक होगा। सो पहले जो आप यहाँ से सैंपल, जब भी कोई भी पेशेंट आए तो उनको किया जाता है, उनकी सैंपल ली जाती है, फिर लैब में भेजा जाता है। पहले तो बैक्टीरिया देखा जाएगा, और जो बैक्टीरिया पहचान में आया उसको सेंसिटिविटी टेस्ट, मीन्स कि लैब में बहुत सारे ड्रग रहेंगे, उससे वहीं पे देखा जाएगा कि इससे ये सेंसिटिव है कि नहीं। अब रेसिस्टेंस का अभी हम लोग देखेंगे तो फिर फंडा क्लियर, मतलब और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला तो ये है कि अगर हमें एंटीमाइक्रोबियल मीन्स कि ड्रग देना है मारने के लिए, तो पहले पहचानना होगा कि मारना किसको है, और जो हम लोग दे रहे हैं उससे वो सेंसिटिव है कि नहीं, कि मतलब मरेगा, इसकी ग्रोथ रुकेगी भी कि नहीं। तो ये तो बात सिंपल है। नेक्स्ट हमें देखना होगा साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या है, जैसे देखो लिखा हुआ है एकदम बहुत ही सिंपल, ड्रग पेनेट्रेशन, जिसमें कि एंटीमाइक्रोबियल मस्ट बी एबल टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन इन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जहाँ पे हुई है वहाँ पे पहुँच पा रहा है कि नहीं। जैसे कई ड्रग ऐसे होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और सपोज डेट आपको मेनिंजाइटिस ठीक करना है और उसकी पेनिट्रेशन ही उतना नहीं है, तो क्या ऐसे ड्रग दोगे आप, उनके लिए इफेक्टिव होगा जो कि बीबीबी को पार ही ना करे। सो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी ड्रग पेनिट्रेशन कैसा है।
लोकल इन्वायरमेंट भी आपको देखना होगा, जैसे कि लोकल कंडीशन एट इन्फेक्शन साइट, पीएच क्या है। जैसे देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो लेस इफेक्टिव होता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, और अभी आप पेनिसिलिन में देखोगे कि पेनिसिलिन जी जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो इनएक्टिव हो जाता है, और अगर आपने वो दे दिया तो फिर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपना काम ही नहीं करेगा। सो ये सब चीज़ें भी हमें देखना होता है। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ एजेंट, भी आपको ध्यान रखना है। अब साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट तो इस ड्रग का बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा ड्रग यूज करो, साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, एडवर्स इफेक्ट अनवांटेड देखने को मिलेगा ही, बट दो जैसे ड्रग हमारे पास मिला, इसीलिए तो इतना सारा ड्रग हमें पढ़ना है कि, और देखोगे कि एक ही के अंदर, जैसे अभी मैं दिखा दूँ पेनिसिलिन के अंदर इतना है, तो क्यों इतना सारा हमें पढ़ना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम रही होगी तो हमें इससे बेहतर मिला। सो सबसे बेहतर हमें चूज करना है, टॉक्सिसिटी जिसका कम हो। नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन भी आपको देखना है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को टीबी भी है, एचआईवी भी है, तो दोनों का ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से कोई बहुत ब्लंडर ना हो जाए, बहुत ही एडवर्स रिएक्शन खराब ना देखने को मिले, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपको पेशेंट से रिलेटेड बातें याद रखनी होगी, ये तो बहुत ईजी है और आप यूनिट 1 में ही देख के आए हो। अब जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूँ, अब यूनिट 1 आया तो ये जो चैप्टर है ये हम लोग फार्माकोलॉजी का लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले यूनिट 7 को छोड़कर ये मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका कारण मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले वाला हर एक टॉपिक, एक एक टॉपिक क्लियर है, अलग फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, और सबका ऐसा नहीं कि फ्री की वजह से बहुत लोगों को लगता है बैक क्या ही पढ़ाई होगा, बट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाई हूँ। देखना चाहते हो अलग प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हो। सो वहाँ ही हम लोग देख के आए थे कि एज अगर जैसे कि देखो चिल्ड्रेन में ये जो टेट्रासाइक्लिन हम लोग यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कस करना है। बस अभी आप नाम समझो कि अभी आपको दिखाया जा रहा है, फिर इसके बारे में बहुत अच्छे से पहचान करवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। सो ये टीथ डिस्कलरेशन बच्चों को कर देता है। अब उसका टीथ अच्छा नहीं रहेगा, आजकल सेल्फी का ज़माना है, वो डॉक्टर को छोड़ेगा या फिर आपको नर्स को छोड़ने वाला है। सो बच्चों में इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका टीथ खराब कर देगा। नेक्स्ट आता है ये भी देखना होगा कि उनकी कहीं रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन फेलियर तो नहीं ना है, क्योंकि वहाँ से एक्सक्रिएशन होगा, लीवर से मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये भी हमें देखना होता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन देखनी होगी, एलर्जी, इम्यूनोसिस, ये सब तो देखना ही देखना होगा, क्योंकि हम लोग देखें कि हर ड्रग में ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है। बहुत सोच समझ के इन सारे कंडीशन में फिर हमें ड्रग देना होता है, तो सिंपल सा बात आप लिख सकते हो। अब ये देखो ऐसे फार्माकोलॉजी से इसका मतलब नहीं है, बट क्योंकि हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग में हो, तो आपका क्या रूल है, एंटी माइक्रोबियल आप इंजेक्ट करोगे तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या प्रिंसिपल है। सो असेस करना होगा सबसे पहले, जब भी अगर टाइफॉइड हुआ है तो जितने भी टेस्ट हैं वो इस सब आपको देख लेना है, हिस्ट्री लेना है, उस पेशेंट का जो भी असेसमेंट का काम है पहले ही असेस कर लोगे। अब आपको सीधा डॉक्टर देंगे ड्रग, तो उसको देना कब है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइमिंग में मिस हुई तो ये जो सेंसिटिविटी हम लोग देखे थे ना, वो सेंसिटिविटी घट जाता है, इसीलिए ये रेसिस्टेंट भी हो जाता है, जो कि आगे हम लोग देंगे। तो एक एज अ नर्स आपको टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसमें। नेक्स्ट आपको स्पेसिमेन कलेक्शन करते रहना है, बिकॉज जैसे ही पेशेंट आएगा उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो सिम्टम को कम करने के लिए वहाँ पे तो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, बट सेंसिटिविटी अच्छा हो, अच्छे से वो ट्रीट हो, अलग अलग ये इन्फेक्शन के लिए अलग अलग ड्रग है, तो उसके लिए हमें स्पेसिमेन ब्लड का कलेक्शन लेना होता है, स्पूटम का, ये सब चेक करते रहना होता है। जैसे ही चलते रहेगा हमेशा इनकी ये स्पेसिमेन कलेक्शन करना रहता है कि कितना ट्रीट हुआ, तो बैक्टीरिया मर रहा है, नहीं मर रहा है, फिर अभी भी ब्लड में प्रेजेंट है। सो स्पेसिमेन कलेक्शन तो हमारा मेन काम है। साथ ही साथ अभी क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ का हम लोग ड्रग देख रहे हैं, तो ये फैलने का बहुत चांस होता है। सो हम लोग एजुकेट भी करेंगे कि आपको अगर एक घर में 2 लोगों को टीबी है तो तीसरा एक को है, समझो 2 लोगों को तो बहुत कम होता है, सो एक को है तो अदर को भी ना फैल जाए, प्रिवेंशन कैसे रहेगी ये भी हमें एजुकेट करना होता है।
नेक्स्ट ये हम लोग देखें लिए और एजुकेशन एक तो प्रिवेंशन का अलग से और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट ना हो जाए इसके लिए टाइम पे मेडिसिन लेना होता है, क्योंकि हर पेशेंट हॉस्पिटल में तो नहीं रहेगा, वो घर जाएगा। जब तक हॉस्पिटल में था तब तक तो आपने टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान दिया, अब तो वो घर चला गया है, अब आप क्या करोगे? अब उसे समझाओगे कि टाइम पे मेडिसिन लेना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। ये हम लोग देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस अभी बहुत रेसिस्टेंट, मतलब कोई ड्रग से वो ठीक ही नहीं हो रहा है, एक्सटेंडेड एकदम रेसिस्टेंट हो गया, आगे आप देखोगे। सो इससे बचने के लिए उससे बहुत तगड़ा एजुकेशन देना होता है, बहुत समझाना होता है कि देखो भैया फिर ठीक नहीं हो गया, आप ये वो हो जाएगा, सो आपको एजुकेट करना है। देखो नर्सिंग मैनेजमेंट का ना, अगर आप मतलब ठीक है एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, अगर आप इस पॉइंट को अगर पकड़ लेते हो ना, जितना भी ड्रग आए आपके पास कंटेंट कम हो तो इस पॉइंट को आप चिपका सकते हो, क्योंकि एज अ नर्स आपका यही काम है, एडवर्स रिएक्शन को देखना, उससे रिलेटेड हमें उस पर टूट पड़ना होता है कि ये चीज़ सब चीज़ें हमें नहीं होने देनी है, अवॉइड करवाना है। ये तो हम लोग देखेंगे ही। अभी आप बताना मुझे कमेंट में कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर डाउट रहे तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूँगी, बट होपफुली क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले हम लोग देखें एंटी माइक्रोबियल है क्या, उसको यूज करने से पहले क्या क्या बातें, क्या क्या प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। अब फाइनली देखेंगे कि आखिर ये एंटी माइक्रोबियल कौन कौन सा है। तो इसके अंदर आएगा पेनिसिलिन। अब ये सब एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जिसके बारे में डिटेल में हमें जानना। सो पहला ड्रग हमें मिला है पेनिसिलिन। पता है पेनिसिलिन का मज़ेदार बात क्या है, मुझे आज भी याद है, 12th क्लास में शायद, हाँ 12th क्लास में मिलता है, हमें रटवा दिया जाता है कि ये पहला बार खोजा गया था। पेनिसिलिन बहुत पहले से हम लोग इसके बारे में अवेयर है, बहुत फैमिलियर है, जानते हैं, इसको रट के रखे थे। आज है क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, कैसे ये काम करता है, मौका मिला है देखेंगे ही नहीं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो प्लीज़ अटेंशन, मतलब आपका ध्यान मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले तो हिस्ट्री देखना होगा। ये फर्स्ट डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी हम लोग 12th क्लास से ही जानते हैं। ये 1928 में ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट मतलब कुछ भी जब पहले नहीं था, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, नहीं जानना हमें। ये पहला ऐसा एजेंट है जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए मिला था और इसको यूज में लिया गया था, इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इस ये कॉम्पोजिशन देखेंगे, कॉम्पोजिशन भी आपके सिलेबस में रहता है। तो इस पेनिसिलिन जो है इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है इसके स्ट्रक्चर में, और मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बिल्कुल भी आपको नहीं, मतलब ये ध्यान देना कि बस कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए, मतलब स्ट्रक्चर आप बनाने मत बैठ जाना, ये फार्माकोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट है वो करते हैं। हमारा काम बेसिकली डोजेज सब पे रहता है, ये हम लोग करेंगे तो फिर पता है क्या होगा, बहुत बड़ा फार्माकोलॉजी हो जाएगी, और इतना भी हमें डिटेल में मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं देखना है। बट इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है और वही इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखें कि पेनिसिलिन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक, मतलब बीटा लैक्टम रिंग इसके अंदर पाया जाता है, और ये कर क्या रहा था, सेल वाल के सिंथेसिस को मतलब बनने से रोक रहा था। तो कैसे रोकता है, तो देखो पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम है वो बाइंड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एज नोन एज, इससे हम लोग और भी ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के नाम से जानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने के लिए। देखो आपको बिल्कुल समझ में नहीं होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है, तो हम लोग यहाँ पे है क्यों, सिंपल सा समझो। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो कि सेल वाल, बैक्टीरिया के सेल वाल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ग्राम निगेटिव में कम पाया जाता है, क्योंकि उसमें आउटर लेयर भी होती है। ये सब हम लोग डिस्कस करके आए हैं और वो चीज़ें यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। सो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये कैसे बनता है ना, तो ये बनने के प्रोसेस में ये हेल्पफुल होता है एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। बहुत इजी है, पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है। अब इसको ही ये रोकता है, तो देखो कितना मतलब शानदार नाम। ये इसका मेनली तो ट्रांसपेप्टाइडेज होना चाहिए, बट क्योंकि इसी वाला से ये मतलब इंसान लोग का किया, ये पेनिसिलिन का जो बीटा लैक्टम है इससे जाके बाइंड करता है और इसको मारता है। तो बैक्टीरिया कौन सा हमारे लिए जो डिजीज कॉज करता है वो सही है।
हम लोग तो उसे मारना ही चाहते तो इसका नाम रख दिया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कि ऐसे तो इसका नाम होना चाहिए था ट्रांसपेप्टाइडेज रियली, बट क्योंकि पेनिसिलिन इसी पे जाके बाइंड कर रहा है तो इसीलिए इसे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। अब ये रहेगा नहीं, मतलब इसको ये रोक देगा, तो इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि सिंथेसिस के लिए यही ट्रांसपेप्टाइडेज या फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इम्पॉर्टेंट था। तो जब ये बाइंड होता है ये उस सेल वाल को वीक कर देगा और फाइनली वीक जब होगी तो अंडरगो ये लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके वजह से बैक्टीरिया मर जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर फिर जाने, अब रहने के लिए घर ही नहीं है, मतलब इसका आउटर लेयर आपका स्किन हट जाए तो फिर क्या क्या नहीं आपको हो सकते। सो इसी तरह से इसका सेल वाल हट जाएगा तो ये फाइनली जाके किल हो जाता है। अब मेन प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ ही, और इसमें मैं बोलूँगी कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो फिर पेनिसिलिन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। बोलोगी मैम याद कैसे करना है, तो याद ऐसा मतलब ट्रिक मैं दे दूँगी, बट एक बार ना आपको एग्ज़ाम जब भी फोर्थ सेम का एग्ज़ाम होगा उससे पहले बैठना, टेस्ट होगा जो भी होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पेपर पे अपने मतलब माइंड में इसे चलाने की कोशिश करना कि हाँ हमने वीडियो में क्या देखा था, दीदी मैम क्या बताई थी, वो चीज़ें तो रह जाएगी, बट इससे याद करने के लिए चाहे आप किसी का भी वीडियो देख लो कितना भी, इससे बस एग्ज़ाम के टाइम पे सब याद ना हो तो एक दो ज़रूर याद करके रखना। सो देखो क्लासिफिकेशन, और मज़े की बात क्या है, पेनिसिलिन जब मैंने 12th क्लास में पढ़ा था मुझे नहीं पता था कि ये दादा है और इसके अंदर बहुत सारे इसके बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, भाई, यही हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, याद हो जाती है। जब बार बार प्रैक्टिस करते हो याद करते हो तो चीज़ें सच में याद हो जाती है। सो आप टेंशन मत लेना, याद हो जाएगी ये। तो देखो इसको क्लासीफाई कैसे किया गया, सबसे पहले तो नेचुरल देखे कि हम ये डिस्कवर किया गया था ये नेचुरली हमें मिलता है, बट नेचुरली वाला में ना बहुत सारा ड्रॉबैक आ गया। नेचुरल पेनिसिलिन जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन है, इसको हम लोग पेनिसिलिन जी बोलते हैं। देखो ये इसका क्या है कि आप दे रहे हो जाके वही काम क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को कैसे मार रहा है, उसके सेल वाल सिंथेसिस पेप्टाइडोग्लाइकन जो बनता है वो बनने नहीं दे रहा है, बट इसका बहुत पहला बार खोजा गया। कुछ जो चीज़ें में अच्छाई है वो बुराई भी तो उसमें है। तो देखो होगा क्या कि ना तो इसे हम लोग ओरली ले सकते हैं क्योंकि ओरली में ये एसिड के वजह से मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब बताओ कोई पेशेंट बार बार इंजेक्शन लेना चाहता है नहीं ना, तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ गया कि एसिड के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ ये और इसका क्या ड्रॉबैक आया, ये अंदर जाएगा तो रेसिस्टेंट वाली अब कहानी स्टार्ट होगी। अभी आप समझना, समझ नहीं आएगी ये वीडियो के लास्ट तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। जैसे ही हम लोग पेनिसिलिन दे रहे हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन पे जाके काम कर रहा है, बैक्टीरिया भी बहुत तेज है, आपको कोई मारने जाएगा आप बचने के लिए कुछ तो करोगे ना। तो उसी तरह से क्योंकि ये अंदर जा रही है तो ये बाहर से अंदर जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स, और ये इधर आने की अंदर से बाहर ये इफ्लक्स की कंडीशन है। तो बैक्टीरिया अपना सेल वाल में इनफ्लक्स की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर लेता है और इफ्लक्स इंक्रीज कर लेता है। इससे क्या होगा, इससे देखो पेनिसिलिन आखिर अंदर जाके ही ना काम कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन को बनने नहीं दे रहा है। तो अगर ये आने के प्रोसेस को ही सारा चैनल वैनल बंद कर दे, लाइक आपके यहाँ डाकू आके आपको मार वार रहा है, आप पूरा घर बंद कर दो, शीशा पैक कर लो कि किधर से आ ही नहीं पाए, तो चीज़ें अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसके वजह से अब दोगे नेक्स्ट टाइम पेनिसिलिन, अब ये अंदर जा ही नहीं पा रहा है, जब तक अंदर नहीं जाएगा इसके प्रोसेस को नहीं रोकेगा तब तक ये नहीं मरेगा। सो इनफ्लक्स को डिक्रीज कर लेता है और वही इफ्लक्स मतलब जो चीज़ें अंदर गई भी है उसको चाहता है कि जल्दी से बाहर फेंके, जिससे क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा बेचारा पेनिसिलिन, जो अंदर भी था उसको बाहर कर दिया इसको इंक्रीज करवा के, और जो अंदर जाने की प्रोसेस थी उससे भी रोक दिया। इतना तो नॉर्मल है, और भी कुछ करता है, और क्या करेगा, इसके खिलाफ में पेनिसिलिनेज एक मतलब आगे हम लोग देखेंगे ये तैयार कर लेता है और ये एंजाइम जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस की कंडीशन हो जाती है, पेनिसिलिन से मानता ही नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी घट जाती है। तो यही सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फिर ये बेचारा दादा बनते गया और इसके बेटा पोता पोती आने लगे, जो कि क्लासिफिकेशन मतलब ईजी से ईजी मेरे पास यही था आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी ये बहुत हार्ड मतलब आप लोग बना के रखे हो, और जब तक हम लोग ईजी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, नहीं ठीक मतलब हमसे याद होने वाला है। तो
इसीलिए फिर हमें इसका इतना सारा ड्रॉबैक था, तो इन सबको अच्छा करने के लिए हम लोग आगे सिंथेटिक में गए। सो सेमी सिंथेटिक है, पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, मतलब कुछ इसी का गुण और फिर अदर इंसान मिलाया इसे बेटर करने के लिए। तो पहला आता है एसिड रेसिस्टेंट, अल्टरनेटिव है पेनिसिलिन जी का, जिसके अंदर ये सारा आएगा, इसके बारे में देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्यों नाम पड़ा है क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, ये जो बनाया है ना, इसको से भी ये काम नहीं करेगा, पेनिसिलिनेज को मतलब रोक देगा, क्योंकि इफेक्टिविटी तो बढ़ाना है ना। सो ये काम करता है। सो ये हमारे पास मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन, ये सारे ड्रग आ गए। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, अभी पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसका मतलब क्या है? तो देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर इस एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एक और ड्रॉबैक आ जाता है कि आगे हम लोग देखेंगे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही काम करता है। तो इससे और अच्छा बनाने के लिए ऐसा लाएं कि थोड़ा और ग्राम नेगेटिव पे भी काम करे, एनएरो पे भी काम करे, तो ये एक्सटेंडेड में आ जाता है, जिसके अंदर 3 है, कुछ नहीं, अदर मतलब अमाइनो ग्रुप जुड़ जाता है, कार्बोक्सी जुड़ जाता है, तो इस तरह से इसका नाम, और फिर ये फंक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड दिखाता है। इसमें एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एक एक को ही दिखेंगे। एक कार्बो वाला में ये कार्ब आपको दिख रहा है, टिकारसिलिन। नेक्स्ट आया यूरेडियो पेनिसिलिन, जिसका ट्रिक मैं लिख दी हूँ मैप से, ये आप देख लेना तीनों को, बस एक के बारे में देखेंगे क्योंकि उतना डिटेल नहीं जानना, बट बस आप ये क्लासिफिकेशन लिखना और फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट कर देना। तो नेचुरल पेनिसिलिन जो कि ये हमारा जी है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसे बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी बोलते हैं, दोनों इसी का नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। पहले ही देख लिए कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज ये एसिड जो है पेट में जैसे ही जाएगा, जब भी हम लोग ओरली लेंगे तो पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, एसिड सिक्रेट होगी, जैसे ही एसिड सिक्रेट होगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो ये इफेक्टिव नहीं है, तो हमें पेरेंटली देना होता है। नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन, जो एंजाइम था बैक्टीरिया का, इसे तोड़ देता है। सो ये मतलब देखो ये काम कैसे करता है। पेनिसिलिन जिस साइट पे ड्रग को जाकर काम करने के लिए कोई साइट रहेगा, जिसे हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं, तो उस रिसेप्टर पे ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया हुआ पेनिसिलिनेज बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से ये डीएक्टिव हो जाता है, मतलब इसका काम फिर उसके साइट ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा जब तक उसे जगह मतलब मिलेगी नहीं काम करने का जगह। सो ये इसका ड्रॉबैक आ जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम टू ऑफ एक्टिविटी, इसका बहुत ही नैरो एक्टिविटी, मतलब ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मार पाएगा। सो इसीलिए फिर इतना सारा है। आप बोलोगे कि मैम इसकी अच्छाई तो हमें मिली ही नहीं, सिर्फ आप बुराई लिख दिए हो। तो देखो, आप अब तक इसकी अच्छाई जान चुके हो कि ये कर क्या रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले ही हम लोग देखे कि पेप्टाइडोग्लाइकन को बनने नहीं दे रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है, बट ये इसका क्या लिमिटेशन क्या आई जिसकी वजह से हमें आगे मूव करना पड़ा है, फिर इसकी यूज़ कम हो गई, वो बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसके लिए लास्ट मैन डीपी से आप याद रखना, बहुत आजकल डीपी आप बदलते हो, कभी लिखने में इसे हेल्पफुल बना लेना आप। सो एल से ये लैप्टोस्पाइरा में काम आता है, आईवी हम लोग देते हैं। इंट्रावेनस एक्टिनोमाइसिस में स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस जो इन्फेक्शन इसके वजह से इन्फेक्शन लीड करती है, इसमें भी ये काम आएगा। मतलब जो इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के वजह से होती है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पेनिसिलिन जी जो देख रहे हैं उसको यूज करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग, मीन्स कुछ ऐसे स्टेफाइलोस्ट्रेप्टो होते हैं जो कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, जब प्रोड्यूस करेगा तो पेनिसिलिन को काम को रोक देगा। सो वैसे में ही यूज़ करेंगे जहाँ पे ये, और ये बेसिकली कैसे पता चलता है, लैब में पता चलता है, बस ध्यान रखने के लिए रख लो। टी से ट्रिपोनीमा, एम से मेनिंगोकोकस, एन से एंथ्रेक्स एंड एक्टिनोमाइकोसिस आप याद रखना, डी से डिफ्थेरिया और पी से न्यूमोकोकस आप याद रख लेना। अब देखो, जिनको ये नहीं समझ में रहे कि ये क्या है, तो आप कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में एक ही चीज़ है। अब बताने के लिए अगर यहाँ मैं बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और यहाँ पे ड्रग का आपको काम देखना है, वो डिजीज कंडीशन नहीं देखना। किनको नहीं पता होगा जिनका थर्ड सेम का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर थर्ड सेम का एग्ज़ाम हो गया है तो आप कम्युनिकेबल डिजीज में देखे होगे इन डिजीज़ के बारे में, और वहाँ ही क्या है बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जिनका हो गया उनको पता ही होगा, जिनका नहीं है आप प्लीज़ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज देख लेना, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड रहेगा, क्लियर हो जाएगा कंफ्यूज।
सो ये थेराप्यूटिक यूज़ के बाद हम लोग प्रोफाइलेक्टिक यूज़ देख लेते हैं, मतलब बचाव के लिए। तो इसमें आपको रैब याद रखना है, आर्स रिमेटिक फीवर, ये से एग्रीनोसाइटोसिस पेशेंट में, इसमें क्या है कि न्यूट्रोफिल हम लोग जानते हैं जो WBC में न्यूट्रोफिल है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। अब इसकी अमाउंट जब भी कम होगी तो क्या होने की चांस रहती है, इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन ना हो बचाने के लिए, क्योंकि पता है कि न्यूट्रोफिल अगर कम हुई है तो अब तो हमें माइक्रोब छोड़ेगा नहीं, इन्फेक्शन तो होगी, तो पहले ही हम लोग पेनिसिलिन जी दे देते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, जब भी डेंटल एक्सट्रैक्शन हो, इंडोस्कोपी हो, कैथेटराइजेशन हो, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से इंडोकार्डाइटिस आराम से, मतलब बहुत ही पेशेंट ससेप्टेबल हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, वो कंडीशन ना हो, हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज कर लेते हैं। तो इंडिकेशन में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, ये ट्रिक मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करना, और ट्रिक ऐसा इधर उधर उड़ता पड़ता है नहीं, 1-2 बार लिखोगे हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। लोकल इरिटेंसी हो सकता है, ज़्यादातर पेरेंटल नहीं दे रहे तो जिस साइट पे देंगे वहाँ पे इरिटेशन, ये कॉमन बात है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, ये भी नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है, ये भी ध्यान रखना कि सेंसिटिविटी चेक करके देते हैं, नर्स का काम है, तो ये भी आप नर्सिंग रोल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जारिज हैगजाइमर रिएक्शन देखने को मिलता है, ये क्या कंडीशन है, बस आप यही याद रखना, बाकी तो आप लिख लोगे, हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मतलब लिख देते हो तो बहुत अच्छा, जो भी कॉपी चेक करते हैं बहुत अच्छे से फार्माकोलॉजी उनको आती है। मतलब आपको जब भी आप कॉपी लिखते हो ना, तो आपको क्या ध्यान देना है, ऐसा एज्यूम करो कि या तो उन्हें कुछ नहीं आती, मतलब लिखते टाइम आपको ऐसा होना चाहिए कि उन्हें कुछ नहीं आती, जिसकी वजह से आप बेसिक टू एडवांस जाओगे। और जैसे ही आप एडवांस लिखना चाहोगे, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि उन्हें सब पता है। मीन्स कि आप लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो जैसे इन्हें कुछ नहीं पता, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट कहीं भी बेईमानी करने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उन्हें सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। तो जब भी मतलब टाइम ना हो तो मैं बोलती हूँ इन चीज़ों को अवॉइड कर देना, बट अगर टाइम है तो एटलीस्ट आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें कोई नहीं लिख रहा है अगर वो चीज़ें लिख रहे हो तो फाइन, मतलब उन्हें लगेगा कि हाँ ये पढ़ा है तभी लिख रहा है, और उन्हें ये चीज़ें पता होती है कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये है क्या। आप बोलोगे मैम वो बता दो, बहुत आपने बोल दिया। तो देखो, जब भी सिफिलिस का पेशेंट में हम लोग पेनिसिलिन इंजेक्ट करते हैं, तो वो जैसे ही ये पेनिसिलिन जाएगा ब्लड में, ये इसको तोड़ने का, इसकी जो बैक्टीरिया है इसको तोड़ेगा, फ्रैगमेंट टूटने के वजह से ये और भी कंडीशन वर्स हो जाती है। उन्हें पेशेंट को सिवरिंग होने लगेगा, फीवर, माइल्जिया, एक्सर्शन ऑफ लेजन, मतलब और बड़ा बड़ा लीजन हो जाएगा, वेस्कुलर कोलाप्स भी होने की चांसेस होती है। एज अ नर्स अगर आप वहाँ पे हो तो पेशेंट चढ़ बैठेगा आपके ऊपर कि मतलब ये सिस्टर आप क्या दी हो, मेरा तो कंडीशन और वर्स हो रहा है। तो वो बोलना है कि घबराओ मत, मतलब मत घबराइए, ये ड्रग का इफेक्ट दिख रहा है, और ये इस बेसिकली 12 से 72 आवर तक ही दिखता है, इसके बाद ठीक हो जाता है। इसमें ये इंटरप्शन, मतलब ड्रग रोकने की ज़रूरत नहीं होती है, एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कंडीशन बहुत ही ख़राब है, पेशेंट मान ही नहीं रहा है, उसे फीवर बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा ही वो मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो आप एस्पिरिन दे सकते हो। लेकिन ध्यान बस इसमें ये रखना है कि ये ड्रग को नहीं रोकना, ये होगी फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये जो बेंजाइल पेनिसिलिन था उसके बारे में सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए, ट्रिक के थ्रू भी, साइड इफेक्ट सब चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट सब देख लिए। अब हमें सिंथेटिक फॉर्म में जाना है, इसके लिए तो हम लोग लास्ट में ये DP देख लिए, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका इंडिकेशन। सो ये देख लेना। अब इसमें जो हम लोग देखे कि कहाँ पे आ जा रहा था लिमिटेशन, उसके लिए सेमी सिंथेटिक में हमें जाना पड़ा, तो वही एक एक करके देख लेंगे। पहला हमारे पास आता है एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, वहाँ पे पेनिसिलिन जी था बट यहाँ पे पेनिसिलिन वी है। बहुत बार टर्म आएगा, आप MCQ प्रैक्टिस करने जाओ ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया कॉन्सेंट्रेट करके, तो ये यूनिवर्सिटी में तो आप अच्छे से लिख ही लोगे, क्योंकि मतलब मैं बेसिक से एडवांस आपको क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट हो, क्लियर हो, तो यूनिवर्सिटी में तो आप लिख लोगे। साथ साथ अगर आप MCQ भी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ईजिली क्वेश्चन बनेंगे, आप एक बार देख लेना। अब जिनके पास बुक नहीं है मेरे पास मैसेज करना, ऐसे इंस्टाग्राम प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से, ऐसे इस चैनल, मतलब आपको बता दूं
कि ऐसे चैनल पे किसी बुक का नाम लेना या फिर कोई चैनल का नाम लेना सही नहीं होता है। तो आप प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से ही इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे मुझे ऐसी कोई पर्सनल एडवाइस लेनी हो तो डीएम कर सकते हो कि कौन सा बुक ले, क्या ले, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा या फिर मैंने जो देखा है या फिर जहाँ से मैं बताती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछता है, वो मैं सजेस्ट कर दूँगी। नहीं तो बहुत लोगों के पास होगा तो जो भी है सब अच्छा होता है, वही थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस बस एमसीक्यू आप करना स्टार्ट कर दो कंपटीशन के टच में रहने के लिए, क्योंकि होपफुली अभी जो भी देख रहे वीडियो फोर्थ सेम में ही होंगे, बट जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करने बैठना, पहले आप ये अपना यूनिवर्सिटी क्लियर करना। सो ये है क्या, देखो एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन का क्या प्रॉब्लम था कि एसिड की वजह से टूट जा रहा था, तो टूट गया। अब कुछ ऐसा करो भाई, कौन बार बार ये इंजेक्शन लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड फर्क ही ना पड़े, बाकी सारा चीज़ ठीक रहे, मतलब यही रिंग पाया जाएगा और जाके वही पेप्टाइडोग्लाइकन के काम को ये डिस्ट्रो मतलब उससे सिंथेसिस नहीं होने देगा। सो यही हम लोग किए क्या कि इसके अल्टरनेटिव इस ये जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था पेनिसिलिन जी, तो अब इसको रेसिस्टेंट बना दो, इसीलिए इसे पेनिसिलिन बी बोला गया। ये ओरली दिया जाता है, बाकी सारा चीज़ आइडेंटिकल पेनिसिलिन जी से ही है, तो सब काम एक ही है। डोज अब ड्रग अलग है तो डोज का देख लेना, ओरली देते हैं तो डोज हमें पता होना चाहिए। ये 250 से 500 mg आप दे सकते हो, चिल्ड्रेन में कम देना है, इन्फेंट में बहुत ही कम देना है, बस खत्म। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये जो अब इसका ये भी था कि इसके वजह से ये अब देख लेना ये भी जो है वो रेसिस्टेंट है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। पेनिसिलिनेज जो इन लोगों का काम को रोक रहा है, अब इसके रेसिस्टेंट दे देते हैं। सो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन्स। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं याद करवाने की एज इट इज बोल रही हूँ कि ऐसे याद कर लो, ये वो है, ये वो है, क्यों है वो भी मैं क्लियर करवा रही हूँ। सो इसमें होगा क्या, द ड्रग हैव साइड चैन विथ प्रोटेक्ट लैक्टम रिंग फ्रॉम अटैक बाय पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन दे रहे हो, इसके अंदर जो रिंग था उसको ये बैक्टीरिया पहचान के और कुछ एंजाइम बना लिया है, तो इस बार ऐसा दो कि इस रिंग को ये ढक ले, इस तरह से ये ढका हुआ रहता है, तो जैसे ही ये जाएगा इसको कंफ्यूजन हो जाएगी। सो है क्या, दिस ड्रग आर ड्रग ऑफ चॉइस इन्फेक्शन कॉज बाय पेनिसिलिन प्रोड्यूसर। अब दिए थे इन्फेक्शन में क्या हुआ कि इसकी वजह से मतलब ये पेनिसिलिनेज बन गया, ये सब लैब में पता चल जाती है। तो अब यहाँ पे आप इसको यूज करोगे ताकि अंदर जाए भी, तो क्योंकि ये कवर करके रखा है, मुखड़ा ढक के रखा है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा था, मेथिसिलिन। मेथिसिलिन इट इज़ अ नॉट एसिड अस्टेबल, ध्यान रखिएगा ये एसिड अस्टेबल नहीं है, तो पेरेंटरली ही देना होगा, भले ही ये इससे तो लड़ लिया बट इंजेक्शन के थ्रू ही देना हो। तो कभी कभी जब इस सब चीज़ों से रेसिस्ट हो जाए तो हमें बेस्ट चुनना ही होता है, तो फिर हम लोग मेथिसिलिन को देते हैं। बट कई बैक्टीरिया मेथिसिलिन रेसिस्टेंट भी हो जाते हैं, जैसे कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA से ये नहीं ट्रीट किया जा सकता है मेथिसिलिन के थ्रू, तो फिर हमें देना होता है वैनकोमाइसिन। और जिन्होंने मेरा क्लास इन्फेक्शन कंट्रोल का देखा है, वहाँ पे हम लोग देखे थे, पहले तो पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना था, फिर हम लोग MRSA से देखे थे कि पेनिसिलिन से अगर रेसिस्टेंट हो तो हम लोग यही मेथिसिलिन देते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिनेज बन गया तो ये इसकी काम बिगड़ गई, तो भाई ये इसे मुखड़ा पहना के भेज दो। बट इससे भी नहीं रुका तो फिर हम लोग क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या था, वैनकोमाइसिन देते हैं। ये सारे ना ऐसे ऐसे ही बैक्टीरिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए हम लोग ये HAI पढ़ के आए थे और बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इन्फेक्शन कंट्रोल से ही। अब वैनकोमाइसिन क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ड्रग है क्लॉक्सासिलिन, तो ये क्या है, इसे ओरली देंगे इम्पटी स्टमक। अब देखो उससे ये अच्छा आ गया, ये पेरेंटरली देना पड़ रहा था क्योंकि एसिड स्टेबल नहीं था, ये एसिड स्टेबल है, तो यही कुछ कुछ बातें याद रखना है आपको। बाकी तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले ही देख लिया और कैसे काम कर रहा है, यही बस छोटा छोटा। और ये चीज़ें पता बहुत ही ज़्यादा मतलब एज अ स्टूडेंट अगर MCQ प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे फंसोगे, और यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सो क्लॉक्सासिलिन और ये जो लास्ट वाला था, इन दोनों ओरली हम लोग दे सकते हैं क्योंकि एसिड से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। डोज अगर देखें तो 0.25 से 0.5 ग्राम दे सकते हो। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग 1 ग्राम तक भी जा सकते हैं, और ओरली छोड़ के हम लोग IVIM देंगे ताकि जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दिखाए। एक और भी है नैप्सिलिन, ये एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट इज
अनरिलायबल होता है, इसीलिए इसे पैरेंटल देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं, एग्जाम में इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अभी एक और है, इसके बारे में लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि इससे थोड़ा ये हटके है। सो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का मतलब क्या है? ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर एक्टिव अगेन वेराइटी ऑफ ग्राम निगेटिव बैसिलाई एज वेल। देखो, अभी तक उधर वाले जितने भी थे वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो है वो ग्राम निगेटिव पे भी काम करेगा, इसीलिए तो इसे एक्सटेंडेड बोल रहे हैं कि थोड़ा ये अपना दायरा काम करने का बढ़ाया है। तो इसके अंदर ये देखो सेमी सिंथेटिक में क्या आ गया? अमाइनो, मतलब पेनिसिलिन है बट अमाइनो ग्रुप जुड़ गया है, पेनिसिलिन ही है बट कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये इसे रखे हैं सेमी सिंथेटिक में। देख लेते हैं अमाइनो पेनिसिलिन के बारे में। दिस ग्रुप हैज़ अमाइनो सब्सटीट्यूशन, वही अमाइनो ग्रुप इसमें लगा हुआ रहता है साइड चैन में। एम्पिसिलिन इज अ प्रोटाइप, ये एसिड अस्टेबल है, नॉट रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज, मतलब आप ओरली तो ले लोगे लेकिन ये पेनिसिलिनेज अगर बन गया तो उनमें ये इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर जिनको नहीं समझ में आया, बिल्कुल सर से ऊपर से जा रहा होगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और मैं यहाँ पे क्या बताई थी उसे याद कीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इधर इम्प्रूव तो चीज़ें हो रही है बट इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चीज़ें देखते हुए, मतलब हर कोई तो रेसिस्टेंट हो नहीं जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्रग देना है। बाकी ड्रग के बारे में पढ़ना होगा अभी तो यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए, कौन सा आप किसी पेशेंट को दे रहे हो। सो सबके बारे में वही हमें देखना होता है। स्पेक्ट्रम अगर इसका देखें तो एक्टिव अगेंस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू पीएनजी, पेनिसिलिन जी से जितना भी ये सेंसिटिव था, जो भी हम लोग ट्रिक देखे थे वहाँ पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ओरली भी दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा ये अच्छा हो गया, बट वही पेनिसिलिनेज इसको मार देगा, मतलब इनएक्टिव कर देगा। इन एडिशन मेनी ग्राम निगेटिव बैसिलाई में भी इसको यूज कर सकते हैं, एच इन्फ्लुएंजा, ये इस सब में यूज होगा। और यही तो इसकी खासियत है कि इसीलिए तो इसे एक्सटेंडेड में रखा गया है। तो बस यही चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। इसमें क्या है, ये कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, पेनिसिलिन ही है बट अदर चीज़ें जुड़ा हुआ है। ये इसके एग्जाम्पल में था कार्बेनिसिलिन, ध्यान रखिएगा। देखो ड्रग थोड़ा सा हार्ड है और याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, आप चीज़ों को तोड़कर बोलने की कोशिश करो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करने का। आप ऐसा याद रखो जिसके वजह से आप एग्जाम में एटलीस्ट सही स्पेलिंग लिख दो। आपसे एग्जामिनर वाइवा में नहीं पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। सो एटलीस्ट ऐसा याद रखना ताकि आप स्पेलिंग सही सही लिख लो, और चीज़ों को रुक कर बोलने की कोशिश करना, मतलब तोड़ कर बोलने की कोशिश करना, जिससे ये अच्छे से प्रोनाउंसिएट होगा और आपको याद रह पाएगी। अगर एक ही बार बोलोगे तो फिर वही याद भी नहीं रह पाती है। सो ये प्रो टाइप है, नॉट एसिड रेसिस्टेंट। अब देखो इसे ओरली नहीं ले सकते, इससे पहले वाला ओरली ले सकते थे, लेकिन इसका ये एडवांटेज है कि पेनिसिलिन रेसिस्टेंट इसमें नहीं आती, मतलब उससे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ओरली ठीक था बट पेनिसिलिन के वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसका मैं बात कर रही हूँ अमाइनो वाला का। सो ये इसका रह गया। अब यहाँ पे ड्रॉबैक देखो कि ये ओरली नहीं है, पैरेंट्रली सुई वही चुभाना होगा पेशेंट को, बट वही पेनिसिलिन रेसिस्टेंट नहीं होता है। ये स्पेक्ट्रम अगर देखें तो ये एक्सटेंडेड में है तो ज़्यादा ही काम करेगा, तो इसका एक बार देख लेना। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन अफेक्टेड होता है, तो ये भी एक बार ध्यान रख लेना, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बस नॉलेज के लिए। नेक्स्ट आता है यूरिडो पेनिसिलिन। इसमें क्या है, ये इसके अंदर पिपरासिलिन था जो कि प्रो टाइप। स्पेक्ट्रम अगर देखें तो 8 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है सूडोमोनास पे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये सूडोमोनास पे काम करता है, पेनिसिलिन जो कर रहा है ये करेगा, और पर सूडोमोनास पे पेनिसिलिन जी का इफेक्ट नहीं है बट इसका है, और उससे भी ज़्यादा इफेक्ट ये इसका रहता है, पिपरासिलिन का 8 टाइम ज़्यादा रहता है, और भी अदर पे काम करता है, इसीलिए तो इन लोगों को रखा गया है एक्सटेंडेड के अंदर। अब एक देखो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, जो मैंने आपको कभी नहीं बताया, ये इधर बेचारा पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी 1 मिनट के अंदर देख लो। अगर याद ना हो तो मत लिखना यूनिवर्सिटी में,
आप अपने नॉलेज के लिए लिख, मतलब इसे देख लो एक बार, अगर लिखते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखते हो तो मार्क्स वास का कोई टेंशन नहीं है। तो देखो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर पढ़ने से पहले आपको कन्फ्यूजन पता है कहाँ होगी, आपने अभी अभी पढ़ा है पेनिसिलिनेज के बारे में, और वही एक यहाँ पे बीटा लैक्टेमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आप पढ़े हो ना, पेनिसिलिनेज जो है ये भी पेनिसिलिन के अगेंस्ट काम, उसकी एक्टिविटी को रोक रहा है। यहाँ पे बीटा लैक्टमेज भी पेनिसिलिन की एक्टिविटी को रोकता है। बेसिकली जो इसमें बीटा लैक्टम वाले रिंग है जिसके वजह से काम हो रही है उसको रोक देता है। बट कन्फ्यूजन फिर कहाँ होती है, ये नैरो है और ये ब्रॉड लेवल पे है, क्योंकि अदर भी आप देखोगे लाइक अभी सिफेलोस्पेरिन देखेंगे उसके अंदर भी बीटा लैक्टमेज है, बीटा लैक्टम सॉरी रिंग है। सो ये ब्रॉड होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज बनाया तो वो एकदम से एक्टिविटी को रोक देगा। ये ऐसा समझो कि ये बड़े लेवल पे काम करता है, छोटे लेवल पे काम करता है एजेंट की एक्टिविटी को रोकने के लिए। बस आगे हम लोग देखते हैं। सो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है वेरियस ऑर्गेनिज्म द्वारा। ये करता क्या है, तो हाइड्रोलाइसिस कर देता है जो बीटा लैक्टम रिंग पेनिसिलिन में पाई जाती है उसकी। अब जब इसे हाइड्रोलाइसिस कर देगा तो फिर इसी के वजह से काम हो रही थी, इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। सो अब इसके लिए कुछ काम करना होगा। सो हम लोग देते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, जो करता क्या है, ये हैव अ बीटा लैक्टम रिंग, इसके अंदर सेम वो रिंग पाया जाता है जो कि बाइंड कर जाता है, ये जो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रोस बीटा लैक्टेमेज बनाया है उससे बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड करेगा उन दोनों मतलब बाइंड करेंगे, इसका काम खत्म। और इस तरह से जो मेन ये एम्पिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहती है। समझ में ना आए तो अगर पहले पुराने ज़माने में अगर आपने कहीं भी अगर देखा हो कि हम सकल हीरो होते थे और मेन हीरो की एंट्री से पहले वो नकली का एंट्री करवा दिया जाता है, और फिर इसकी ये गया तो गया, ये इसकी कुर्बानी हो गई बट इसका मेन काम बचा रह गया। तो बस यही है, ये बीटा लैक्टम में जाके ये जो बना था इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। इसके अंदर ड्रग देखे तो क्लावुलेनिक एसिड, साल्वैक्टम और टैजोबैक्टम, ये क्या है अलग अलग साथ बाइंड होता है। मतलब जैसे कि ये दो बाइंड होके जा रहे हैं तो ये साल्वैक्टम एम्पिसिलिन के साथ ही बाइंड होगा, और जब दोनों जाएगा तो साल्वैक्टम ये जो एंजाइम बनी है उसको ख़त्म करेगा और ये अपने एम्पिसिलिन काम दिखा पाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देम सेल में कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं है। इस अकेले जाके ऐसा नहीं है कि इसका एक्टिविटी ऐसा है कि ये खुद जाके मार देगा बैक्टीरिया को, बिल्कुल नहीं। ये करता क्या है, ये ऑगमेंट एक्टिविटी पेनिसिलिन अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेज, ये सिर्फ काम को बढ़ा रहा है। जैसे कि एम्पिसिलिन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इस एंजाइम की वजह से, बट अब अगर इसके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जिसके अंदर साल्वैक्टम आया, इसके साथ अगर हम देंगे तो इसकी जो ख़त्म एक्टिविटी को रोकने वाला इफेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा और ये अपनी काम को करेगा बहुत बढ़िया से, और ये इसको डिस्ट्रॉय भी कोई नहीं करेगा। तो बस इतना ही इजी था हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, पेनिसिलिन है क्या, ये नेचुरली हमें मिला है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो उसी को ख़त्म करने के लिए फिर हमने सेमी सिंथेटिक फॉर्म लाया। और लास्ट में हमारा है कि जिसकी वजह से इन लोगों का काम रुक रहा था, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करवाने के लिए हम लोग यूज़ किए। बस ऐसे ही एग्ज़ाम में आए तो ये क्लासिफिकेशन आप ज़रूर लिखना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं बता दूं, इन सब का नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स की अगर फीचर बताऊं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एग्ज़ाम कब अब भी हो या फिर एग्ज़ाम बहुत पास हो, ये सबके लिए देखो इस नोट्स का क्या फीचर है कि पूरा टॉपिक है, तो अगर आप अभी ही एग्ज़ाम दिए हो तो अभी से पढ़ोगे, अब बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ से जैसे एग्जामों में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि आईएनसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप बेसिक क्लियर कर लोगे। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, पूरा सिलेबस तो हम लोग नहीं पढ़ सकते
ये सच बात है, पूरा पढ़ते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो 80-20 का ये रूल फॉलो करता है। 20% वैसे क्वेश्चन जिससे आप 80% मार्क्स ला सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? PYQ से बेसिकली। सो वो 10 ईयर अदर यूनिवर्सिटी, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का उसमें पेपर भी है, जिससे आप टाइम भी मैनेज करोगे। इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ये सारा फीचर के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा, नंबर शो हो रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या कमेंट पिन है वहाँ से डायरेक्ट जाके। पेड है बट एफोर्डेबल है, और अब तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। मार्केट में अभी मेरे टेबल पे बहुत सारा बुक है, लेकिन आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो लाइब्रेरी में जाके। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं मिल पाती जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो वो बस एक नोट्स में सारा चीज़ मिल जाएगा। थर्ड सेम का अगर अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ, पूरा सिलेबस एक ही जगह पे आपको मिलेगा। फोर्थ सेम के लिए अगर आप तुरंत से वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि काम चल रही है, बट 1-2 महीना बाद देख रहे हो तो अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिफेलोस्पोरिन। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ ये टीम का नंबर है। आप इस पे क्या करते हो कि मतलब डाउट वे सब पूछने लगते हो। हालांकि अगर मेजर डाउट हो तो मैं खुद उस डाउट को लेती हूँ, बट इफ़ेक्टिवनेस इसमें नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर आपको डाउट पूछना हो या फिर पर्सनल भी, लाइक कैसे क्या नोट्स के बारे में, या फिर कोई जैसे कि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहाँ पे मैं खुद पढ़ाती हूँ तो अपना कमेंट खुद देखती हूँ और आंसर भी खुद देती हूँ। अगर आपको कोई भी कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, अभी मेरे पास मैसेज मतलब ऐसा टीम का था कि आ रही है, तो उसके लिए ना आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। और वहाँ कोई भी पर्सनल इशू हो, मतलब ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, वहाँ आंसर मैं खुद कर दूँगी। लेकिन इस नंबर पे नहीं मैं आंसर दे पाऊँगी। और मैं अगर आपको बोल रही हूँ, विश्वास दिला रही हूँ, और आंसर ना मिलता है तो आप लोग बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैम बताई थी कि मैं हेल्प करूँगी, बट हेल्प नहीं की। तो वो हेल्प मैं करूँगी, बट इंस्टा पे या फिर वाईटी के थ्रू ही कर सकती हूँ। इस नंबर के थ्रू आपको हो सकता है टीम से बात हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सिफेलोस्पोरिन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी वे में हम लोग देखेंगे। सिफेलोस्पोरिन के बारे में देखें तो इसमें भी आपको सिर्फ इसका जनरेशन याद करना है। बहुत ईजी वे में हम लोग देख लेंगे। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक डिराइव फ्रॉम सिफेलोस्पोरिन शीफ विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस सिफेलोस्पोरियम है। यहाँ पे ध्यान रखना, ओवर राइटिंग है, बट सिफेलोस्पोरियम से ये मिलता है। केमिकली ये पेनिसिलिन जैसा ही है, इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो क्लियर हो गया। बीटा लैक्टम क्या करता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो बन रहा है बैक्टीरिया के सेल वाल के लिए, उसको बनाने के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है उसी को जाके इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बनेगा नहीं। फाइनली सिंथेसिस, जब सेल वाल बनना रुक जाएगा तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। द स्पेक्ट्रम एंड पोटेंसी डिफर फ्रॉम पेनिसिलिन। स्ट्रक्चर तो पेनिसिलिन के जैसा ही है, तो फिर पेनिसिलिन ही नहीं यूज़ करते। आपके दिमाग में तो आ गया होगा, बट क्योंकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए पेनिसिलिन के कंपैरिजन में सिफेलोस्पोरिन अच्छा होता है। अब इसके अंदर भी रेसिस्टेंस की कंडीशन पाया जाता है, जैसे पेनिसिलिन में देखे थे ऐसे ही इसमें भी पाया जाएगा। तो रेसिस्टेंस के लिए 3 ही आपको मेनली याद रखना है। पहला तो इनफ्लक्स की एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा, मतलब ये चीज़ें अंदर जाएगी, सेल वाल के अंदर जाएगी तभी काम शो करेगा। आगे हम लोग देख लिए। सो ये डिक्रीज कर देगा, साथ ही साथ इफ्लक्स बढ़ा देगा, चीज़ें अगर अंदर भी गई तो बाहर फेंकेगा। और वहाँ पे पेनिसिलिनेज बन रहा था, यहाँ पे सिफेलोस्पोरिनेज बनेगा, बीटा लैक्टेमेज बनेगा। इसीलिए मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम का बताई थी, तो यहाँ भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो ये सेंसिटिविटी इससे भी लीड करती है, तो फिर हमें अदर ड्रग लेना पड़ता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन हैव बीन कॉन्वेंशियली डिवाइड इनटू 5 जनरेशन। ये बहुत पहले से ही 5 जनरेशन में डिवाइड है। मतलब जनरेशन देखो, फर्स्ट जनरेशन बहुत पहले आया, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो जाके मतलब 2007 में आया है। और ये इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, मतलब बहुत महंगा होता है, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकता है। और इसके अंदर मतलब बहुत अच्छा है, तभी 5th जनरेशन में। सो इंडिया में पाया भी नहीं जाता, उतना बहुत ज़्यादा महंगा भी है। सो यहाँ तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ ज़्यादातर यूज होते हैं। इसकी द पोटेंसी एंड ओवरऑल एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इंक्रीज एज वी गो हायर जनरेशन। फर्स्ट से सेकेंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे, फोर्थ में जाओगे, तो इसकी पोटेंसी, इसकी काम करने की क्षमता बेहतर होते जाएगी।
अब देखो चैलेंज कहाँ आती है, इसके 5th जनरेशन है इसके ड्रग्स याद करने में। तो ड्रग्स के लिए पहले ही मैं बोली हूँ कि ट्रिक तो दूंगी ही दूंगी। पहले देख लेते हैं कि है क्या क्या। फर्स्ट जनरेशन में सिफेलोस्पोरिन है, सिफाड्रॉक्सिल है, सिफालेक्सिन है, सिफालोथिन है, सिफेलोरेडिन है। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन वाले में कौन कौन से ड्रग है, सिफाक्लोर है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं पूछूंगी। नेक्स्ट आता है सिफोरॉक्सिन, सिफोक्जिटिन, सिफमेटाजोल एंड सिफोटिटान। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में कौन कौन से ड्रग आते हैं, अभी आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाओ, ना ही टेंशन लो, मैं बोली हूँ याद हो जाएगा। देखते हैं पहले, सेफेक्जिम, सेफ्टिजिडाइन, सेफ्टिजॉक्सिम, सेफोडॉक्साइम। नेक्स्ट आता है सेफ्ट्रियाक्सोन, इसका नाम भी आप बहुत बार सुने होंगे। नेक्स्ट आता है सेफोफेराजोन, सेफ्टिब्यूटेन, मॉक्जालैक्टिन। नेक्स्ट आता है सेफेपिन। ये 4th जनरेशन में और 5th जनरेशन में सिर्फ दो ही ड्रग है। अब देखो आप सोचोगे ये तो ठीक है, याद कैसे करें। याद करने के लिए सबसे पहला बात कि सब में सिर्फ है, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि ज़्यादातर सिलिन आ रहा था, तो इससे आप याद रख लोगे कि पेनिसिलिन मतलब इसका मेन है और इसका बेटा पोता आ रहा है मतलब जितना इजी में आप जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। बट अगर आपको जानना हो कि सिफेलोस्पोरिन वाली ड्रग है तो सब में सेफ है, तो ये तो पता चल जाएगा कि सिफेलोस्पोरिन का ड्रग है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन ड्रग लिखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अभी तक का पेनिसिलिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन है, सॉरी सिफेलोस्पोरिन है। तो ये सेफ तो फिर भी ठीक है। और याद कैसे रखना है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ड्रग है उसमें सेफा आ रहा है, तो ये आप जान जाओगे कि ये फर्स्ट जनरेशन का है। नेक्स्ट आपको याद रख, देखो ये चीज़ें मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी में नहीं, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आती है और एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये फर्स्ट जनरेशन का है फिर सेकेंड जनरेशन का। और अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो भैया पूछो ही मत, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो कैसे याद रखना है, सिफा जो मतलब जो ड्रग में मिलेगा वो फर्स्ट जनरेशन का है। और एक एक्सेप्शन है, ये सीफा क्लोर सीफा होते हुए भी ये सेकेंड जनरेशन में चल जाता है, तो बस इसको याद कर लेना, बाकी सीफा जहाँ भी मिले ये फर्स्ट जनरेशन का है। नेक्स्ट हमें ड्रग जब आए तो पीआई देखना है, अगर पीआई मिल गया तो ये 4th जनरेशन का है, दोनों में देख लो पीआई है। नेक्स्ट रोल, हम रोल पे जाना है, अगर ये दोनों भी ना मिले तो रोल किसी में है कि नहीं, तो ये 4th जनरेशन में रहता है, सॉरी 5th जनरेशन में रहता है। तो जहाँ पे भी जिस ड्रग में भी रोल दिख जाए वो 5th जनरेशन का है। नेक्स्ट मी-110 लास्ट में मिले मीन्स कि वो 3rd जनरेशन का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट में मिल जाए आपको तो वो 3rd जनरेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके अलावा ये सब आपको कुछ भी ना मिले तो आपको अदर ड्रग पे जाना है। अब कन्फ्यूजन होगी कि एमी यहाँ भी है, एमी यहाँ भी है, तो हम कैसे जानेंगे, इसीलिए तो ये सीक्वेंस है। देखो ये बहुत बेसिक है, आप नोट्स भी ऐसे सोचते हो कि बहुत ही बेसिक लेवल का है या फिर आगे काम नहीं देगा, बिल्कुल अब जाके कोई भी प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक है एमसीक्यू का, लाइब्रेरी चले जाना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ड्रग रहता है और आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन है फिर सेकंड जनरेशन, तो आपको ड्रग में सबसे पहले स्पेलिंग देखना होगा कि सीफा आ रहा है मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन का है, एक्सेप्शन सीफाक्लोर। और ये यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है कि सीफाक्लोर कौन सा है, तो आप लोग फर्स्ट जनरेशन मत लगाना, ये सेकेंड जनरेशन का ड्रग है। नेक्स्ट आपको पीआई पे जाना है कि पीआई ड्रग में है कि नहीं, तो ये 4th लगा लेना, और पीआई भी ना मिले तब रोल पे जाना है, तब इस पे जाना है, ऐसे आप ड्रग को पहचानोगे, यही रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रिक है कि कौन सा रूट से देते हैं, उसके लिए मतलब जिसमें ओ आर आएगा उसे हम लोग ओरल रूट से देते हैं। अब याद रखना भी कितना आसान है, जिसमें टी आएगा जिस ड्रग में उससे हम लोग पेरेंटल रूट से देते हैं। बट एक्सेप्शन है सेफ्ट्रीब्यूटेन, इसमें टी होते हुए भी इसे पेरेंटल नहीं देते, तो बस इसे आप याद रख लेना क्योंकि एक्सेप्शन में ये पूछा जाता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि आखिर क्या है कि हम लोग फर्स्ट नहीं लेंगे फिर सेकेंड लेंगे, क्यों आया। सो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो है, these have high active against gram positive but poor action against gram negative bacteria। ये क्या काम करता है, जितने भी फर्स्ट वाले हैं वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 3 का फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें एक वीडियो में मैंने इस सब के बारे में डिस्कस किया है, सो वहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी।
अब देखो ग्राम नेगेटिव में एक मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे क्यों इसका इफेक्ट कम है, यहाँ से ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी देखे कि पेनिसिलिन का ग्राम नेगेटिव पे कम है, क्योंकि बीटा लैक्टम क्या कर रहा है, इसमें जो रिंग है ये सेल वॉल के सिंथेसिस, जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके सिंथेसिस को रोक रहा है। अगर आप ग्राम नेगेटिव को देखोगे तो ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन तो बहुत कम अमाउंट में होता है, अदर अदर आउटर मेम्ब्रेन ये सब भी तो होती है, तो इसको मारने के लिए थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए होता है। तो ये इसीलिए ग्राम नेगेटिव पे ये सब इफेक्टिव ज़्यादातर नहीं होते। नो एक्टिविटी इन अगेंस्ट, ना ही ये इन एरोब्स के अगेंस्ट भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता, मतलब इसके वजह से अगर इन्फेक्शन हुई है और अगर आप फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दोगे तो इसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड जनरेशन देख लेते हैं। हम लोग ये भी ध्यान रखना कि ये देख के आए हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा इसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, पोटेंसी भी बढ़ेगी, स्पेक्ट्रम भी बढ़ेगा। सो ये क्या है, डेवलप सब्सिक्वेंट फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड। इसमें है क्या, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं कर रहा था, बट ये ग्राम नेगेटिव पे ही ज़्यादा काम करता है। ग्राम पॉजिटिव में भी ये करेगा, बट फर्स्ट जनरेशन इससे अच्छा काम कर लेता है ग्राम पॉजिटिव पे। तो हम लोग बोलते हैं तुम रहने ही दो फर्स्ट जनरेशन का, अगर ग्राम पॉजिटिव की बात हो तो हम लोग यूज कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि ये फर्स्ट जनरेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ ये एनारोब्स पे काम भी नहीं कर रहा था, बट ये सम एक्टिव मतलब कुछ ये काम दिखा देता है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन देख लेते हैं, ये अच्छा होता है, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में भी से भी ज़्यादा इसका एक्टिविटी रहेगा, लेस एक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड रहेगा, बट लेस एक्टिव है इन लोगों के लिए। मतलब सेकेंड या फिर थर्ड का अगर यूज़ देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग यूज़ में लेते हैं। फोर्थ जनरेशन इन सबसे अच्छा है, देज हैव गुड एक्टिविटी अगेंस्ट वेराइटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंड सबके ऊपर बहुत अच्छा इसका अफेक्ट रहता है। रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज मीन्स कि कोई भी अफेक्ट इसके वजह से इस पर फोर्थ जनरेशन वाले पे नहीं देखने को मिलेगा। ऑल एडमिनिस्टर पेरेंटली, इसके अंदर जितने भी फोर्थ जनरेशन वाले ड्रग हैं, मतलब दो ही तो है, वो पेरेंटल यूज होते हैं। ध्यान रखना ये दोनों ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाले तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लास्ट बस बच जाता है हमारा फिफ्थ जनरेशन, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। सो ये जो फिफ्थ जनरेशन है हमारा, ये 2007 में मिला है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड उसके बाद से मतलब ये इतना के बाद इसे खोजा गया, लाया गया बहुत ही अच्छे वे में, नोट वाइडली अवेलेबल इंडिया में है भी नहीं। इनके अंदर जितने भी ड्रग है वो पेरेंटली यूज़ किया जाता है। ये एजेंट बहुत अच्छा एक्टिवली अगेंस्ट, चाहे वो MRSA के अगेंस्ट हमें देना हो, वैनकोमाइसिन से भी कई बार बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे भी VRSA हो गया, MRSA, इस सब जगह पे काम करता है। हिंस स्पेशली इंडिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन अगर है, अदर ड्रग से नहीं ठीक हो रहा है तो हम लोग फिफ्थ जनरेशन वाला यूज़ करते हैं। बट इंडिया में अभी भी मतलब अमीर पर्सन हो तो फिर भी मिल जाएगा, बट एम्स वेम्स में आपको गरीबों के लिए नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, देज एजेंट हैव गुड एक्टिवली अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सबके ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट रहता है, क्योंकि ऐसे भी सिफेलोस्पोरिन का ये सबसे हाई क्वालिटी का ड्रग है। कहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम लोग देख लिए कि ये फर्स्ट जनरेशन वाला ग्राम पॉजिटिव के वजह से अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसे यूज़ करेंगे, ग्राम नेगेटिव की वजह से हुआ है चाहे, मतलब ये सारे होते हैं इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। ये भी आप पढ़ के आए हो, इंडिकेशन खुद माइक्रोबायोलॉजी में ये सब के बारे में पढ़ते हो, और ये इन्फेक्शन है क्या आप पढ़ते हो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। तो अभी बस हमें यही जानना है कि कौन सा हमें ये इसे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिटेल जानेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ऐसे भी कोई सेंस नहीं है, बस लिख दोगे एग्जाम में चलेगा। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग सिफाजोलिन प्रीफर किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं। सो ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोनोरिया में हम लोग सब्ट्रिएक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, 250 mg एक बार देते हैं, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस तो कभी नहीं छोड़ना है, अच्छे से याद रखना। मेनिंजाइटिस में ड्यू टू एस इन्फ्लुएंजा एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड ये एस निमोनिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग थर्ड जनरेशन
एजेंट यूज़ करेंगे वो यूज़फुल होता है। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सा था, इसमें से भी थर्ड जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा है, बट सिर्फ ये सिफोटैक्जिम या फिर सिफ्ट्रियाक्जम यूज़ किया जाता है। स्यूडोमोनास मेनिंजाइटिस में अलग यूज किया जाता है सेफ्टाजिमाइड एंड एमिनोग्लाइकोसाइड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बट ये ध्यान रख लेना, हो सकता है अभी प्रॉब्लम हो लेकिन एक दो बार देखोगे हो जाएगी। और ऐसे भी फार्माकोलॉजी में थोड़ा याद करने वाली चीज़ें आती है। अब नाम को हम लोग क्या ही करेंगे, पढ़ना ही होगा, याद ही करना होगा, तो ये याद करना। अब ऐसा नहीं है कि आज ही याद करने बैठ जाओगे तो याद हो जाएगा, बट मतलब रिवीजन करते रहना, क्योंकि फार्माकोलॉजी हो गया पैथोजेनेटिक, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो और ये प्रॉब्लम आप कितना भी वीडियो देख लो, आप इधर उधर जाओगे, भटक सकते हो, बट मैं बोलूँगी कि अगर आपने रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ में आती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, याद करने में। तो याद करने वाली चीज़ें कैसे आप याद करोगे, रिवीजन के थ्रू, सो वो रिवीजन से हो जाता है। मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शन में भी इसे हम लोग काम सिफिलिस के लेते हैं। कॉमन फॉलोइंग पेल्विक सर्जरी थर्ड जनरेशन एजेंट इसमें यूज होता है। टाइफॉइड में अल्टरनेटिव अगर ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसे यूज़ किया जाता है, बट इससे रेसिस्टेंट हो या फिर इससे हाइपर सेंसिटिविटी या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ सिफेलोस्पोरिन को ही यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट आता है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। यहाँ पे भी कैन बी ट्रीटेड विथ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। जैसे कि हम लोग देखे नोजोकॉमियल, जब मैं आपको ये इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ाई थी तो वहाँ क्या बताई थी कि चाहे वो MRSA हो गया, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट, वर्षा, वैंकोमाइसिन से भी अगर नहीं सुन रहा है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिफेलोस्पोरिन ही यूज़ करते हैं। इसके वजह से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है या नहीं, तो हाँ मिलता है। सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, डायरिया, ब्लीडिंग, ये सब तो फिर भी ठीक है, आप याद रख ही लोगे। ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगा, ड्यू टू थ्रोम्बिनीमिया मोर कॉमन इन मालनरिश पेशेंट में, मोर कॉमन है, ऐसे बेसिकली नहीं देखने को मिलेगा। मालनरिश पेशेंट ज़्यादा इसके ससेप्टेबल होते हैं। लो ब्लड काउंट रेयरली इसके वजह से देखने को मिल सकता है। और पैरेंट्रली जब यूज़ करते हैं तो जहाँ पे इंजेक्शन साइट रहेगा वहाँ पे ये पेन देखने को मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट है, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन देखने को इसमें मिलता है, जो कि एल्कोहल इज रिपोर्टेड विद सब सिफेलोस्पोरिन के साथ अगर कोई एल्कोहल लेता है तो ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर ना समझ में आए तो साइको वाले में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। तो देखो, आज दो एक जैसा ड्रग के बारे में हम लोग देखें। पेनिसिलिन में तो हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी के जैसा है। याद करने में प्रॉब्लम हो, ये जनरेशन देख लेना, ड्रग को जब भी टाइम मिले याद करना, और ये ट्रिक को भी ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब MCQ यूनिवर्सिटी में भी पूछ सकता है, क्योंकि सिफेलोस्पोरिन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछना, इंस्टा पे DM कर सकते हो कहीं भी। बट आज के लिए क्या है, हम लोग इतना ही रखते हैं। नोट्स सबको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स का फीचर मैं बता चुकी हूँ। ये 80-20 मतलब पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू INC है ही। कम टाइम हो तो आप 20% क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि 10 ईयर PY क्वेश्चन निकाला गया है। कम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो PYQ भी उसमें इंक्लूड है। तो सारा चीज़ एक ही जगह पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ये मैं पढ़ाई नहीं हूँ, बट ये भी नोट्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अदर वीडियो में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और हम जहाँ तक मुझे पता है अभी किसी का एग्ज़ाम नहीं है। जिन लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे आप देख रहे हो, आपके फीड में सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट देखते रहना, जिसकी वजह से आपका पूरा हो जाएगा कि मतलब मैंने 1 शॉट में ही क्लियर किया। बाकी मतलब ऐसे मैं बोलूँ तो 1 शॉट में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ सीरियस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। एक साथ रियलिटी है कि नहीं समझ में आती है, तो मैं कंप्लीट इसे करवा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में सबको प्रॉब्लम होती है, तो भेज देना अपने दोस्तों में। शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी, सीफाक्लोर किस जनरेशन का ड्रग है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नोट्स भी पिन है कमेंट में, तो जाके देख सकते हो।